A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Improvement in Food Resources. तो इस चैप्टर की शुरुआत हमने लास्ट लेक्चर में की थी और शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया में हमारे भारत में पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ खाने की डिमांड भी बढ़ रही है। ओके, खाने की डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो खाने का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाने के अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं। ओके, कि कैसे इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए हम खाने का उत्पादन कर सकें या खाने की ग्रोथ कर सकें या फूड की ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन तो 4 गुना बढ़ गई है, बट जो खेत हैं, जो ज़मीन है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं रही है। वो बहुत ही कम ऐसी ज़मीन है जो यूज़ हो पाती है खेती करने के लिए। आप खुद सोचिए, इंडिया में कितने तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। एक तरफ रेगिस्तान है, नॉर्थ में हम जाते हैं तो बहुत ठंड पड़ती है वहाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह में, लेह लद्दाख में बर्फ़ जमी रहती है, कोल्ड डेजर्ट है वो। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है वहाँ पर, मौसम राम चेरापूंजी जैसे रेन फॉरेस्ट हैं। ओके, साउथ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके साथ साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अलग अलग कोनों में हमारे इंडिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, जिसके कारण क्रॉप्स भी अलग अलग होते हैं और वहाँ के लोग भी अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को खाते हैं। ओके, तो इतने सारे लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं कि कैसे हम हाई क्वालिटी के बीज का यूज़ करें ताकि जो हमारा क्रॉप हो, जो हमारे क्रॉप्स हों, उनकी जो वैरायटी है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। ओके, इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्रॉप की जो ईल्ड है, जो पैदावार है, जो ग्रोथ है वो बढ़ाई जा सके। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक और बात की थी कि कितने तरह के क्रॉप के सीज़न होते हैं। तो 3 सीज़न होते हैं, खारिफ, रबी और जायद। जायद आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ है तो आप सिर्फ 2 सीज़न याद करेंगे, कौन कौन से, खारिफ सीज़न और रबी सीज़न। तो खारिफ सीज़न में होने वाले क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं और रबी सीज़न में होने वाले क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो खारिफ क्रॉप्स कब होते हैं? बरसात के टाइम पे, जब बारिश का मौसम आता है तब खारिफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। ठीक है, बरसात का मौसम इन द सेंस जो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, जो अक्टूबर वाला जो 5 महीने हैं, ये बारिश के सीज़न में खारिफ क्रॉप लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर बारिश के बाद आता है सर्दियों का सीज़न। ओके, जो अभी चल रहा है। तो इन सर्दियों के सीज़न में रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ओके, तो फिर हमने कुछ एग्जांपल खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के देखे थे। जैसे खारिफ क्रॉप्स में राइस हो गया, क्यूकम्बर हो गया, तो ये सारे खारिफ क्रॉप्स हैं। मेज़ हो गया। ठीक है, रबी क्रॉप्स में वीट हो गया, पैडी हो गया। ओके, तो ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में बच्चों हम ये तरीके देखेंगे कि कैसे क्रॉप की ग्रोथ को, क्रॉप की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए 3 तरीके हैं। क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट, जिस वैरायटी का हम क्रॉप लाते हैं उस वैरायटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए। अब इम्प्रूवमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस क्रॉप की प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट, कितने अच्छे से हम प्रोड्यूस कर पाएँ उसको। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी एरिया में बहुत ही अच्छा गेहूँ होता है या बहुत अच्छा चावल होता है तो दैट मीन्स वो जो क्रॉप की वैरायटी है वो बहुत अच्छी है। तो उस वैरायटी के सीड्स को हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज मतलब क्या किया जाता है? जैसे एक बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, अच्छा दूध देती है वो, बेहतरीन, वैसे ही एक अच्छे ब्रीड का सांड है। ठीक है, दोनों को जब हम ब्रीड कराते हैं, दोनों का जब हम ब्रीड कराते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, तो उनसे होने वाली जो गाय पैदा होगी तो उसकी भी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होगी। ओके,
अब सपोज़ किसी जगह पर गाय के दूध की क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी ख़राब है, ओके, तो वहाँ पर जो यहाँ के बैल होते हैं या ऐसे बैल जिन जिन जो अच्छी गाय पैदा कर सकते हैं या अच्छे बैल पैदा कर सकते हैं, उन बैलों को कमज़ोर दूध देने वाली गायों के साथ ब्रीड करा दिया जाता है, तो उनसे होने वाली जो बच्चे हैं वो भी अच्छा दूध देते हैं, ओके। दूसरे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो अगर आप लोगों के घर पे आपके पिताजी लंबे हैं, मम्मी छोटी हैं, ओके, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो लड़के पैदा होंगे या लड़कियां पैदा होंगी वो भी लंबी होंगी, ओके। अगर आपके मदर और फादर दोनों छोटे हैं तो आप भी छोटे होंगे, ओके। तो कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, जिस भी जगह की फसल बेकार होती है या क्रॉप्स की जो प्लांट्स की वैरायटी है, जो गेहूं वगैरह की जो वैरायटी वो ख़राब होती है, तो अच्छी वैरायटी वाले गेहूं को उस वैरायटी वाले गेहूं के साथ मिक्स कर देते हैं और वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उन सीड्स को हम और अच्छा कर देते हैं ताकि उनसे निकलने वाले प्लांट्स ढेर सारा अच्छी क्वालिटी का गेहूं हमको दे दें। ऐसे सभी फसलों के साथ होता है, सिर्फ गेहूं के साथ नहीं, जितनी भी फसल हैं सबके सीड्स को हाइब्रिडाइज किया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट हाइब्रिडाइज सीड को देते हैं ताकि पहले एक खेत से अगर 100 किलो गेहूँ निकल रहा था सपोज़, तो अब 200 किलो गेहूँ निकलेगा, ऐसे बीज वो दे देंगे आपको, ओके। वो प्लांट्स इतने अच्छे होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी के गेहूँ, चावल, जो भी चीज़ आप लगाएंगे वो मिल जाएंगी, ओके। तो चलिए अब मैं रीड करता हूँ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड ईल्ड। ये जो क्रॉप वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सीधा सीधा डिपेंड करता है सीड की वैरायटी से। जितनी अच्छी वैरायटी का सीड होगा उतनी ही अच्छी क्रॉप की फसल होगी या क्रॉप होगा, ओके। वैरायटीज़ और स्टेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटी को ब्रीड कराया जाता है। ब्रीड मतलब प्लांट्स को ग्रो करके छोड़ दिया जाता है, अलग अलग क्रॉप्स की प्लांट्स को ग्रो करके छोड़ दिया जाता है। अब उनसे पैदा होने वाले जो सीड्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, ओके। जैसे उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा, उनमें जल्दी कीड़ी नहीं लगेगी, ठीक है, उनमें बीमारियां नहीं होंगी, ओके। फर्टिलाइज़र्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, जब हम फर्टिलाइज़र्स छिड़केंगे तो उनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा पैदावार होगी, ठीक है। पहले एक पेड़ से 100 गेहूँ मिल रहे थे, अब एक पेड़ से 200 गेहूँ मिलेंगे, ओके। तो अगर हम ब्रीडिंग करा देते हैं, ब्रीडिंग मतलब एक अच्छी क्वालिटी का गेहूँ का प्लांट और दूसरा एक ख़राब क्वालिटी का गेहूँ का प्लांट, दोनों को एक ही जगह पर लगा दें, तो उनसे होने वाले जो सीड होंगे, उनसे होने वाले जो सीड होंगे वो दोनों के इंटरमीडिएट होंगे, ओके। ना वो बेकार होंगे ना वो अच्छे होंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके क्रॉप की वैरायटी जो है वो इम्प्रूव कर दी जाती, ठीक है। वन वे ऑफ इनकॉपरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटीज इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा तरीका होता है जिसमें एक अच्छी क्वालिटी के प्लांट को ख़राब क्वालिटी के प्लांट से क्रॉस करवा देते हैं, ओके। अब उन प्लांट से हो मिलने वाले जो सीड्स होंगे वो सीड्स ऐसे होंगे जो ठीक क्वालिटी के होंगे, ठीक है, मतलब वो बेकार नहीं होंगे। तो किसी भी जगह अगर प्लांट्स की वैरायटी बेकार है तो अच्छी क्वालिटी के कुछ प्लांट्स वहाँ पर लगा दिए जाते हैं जिससे वहाँ के पूरे प्लांट्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। यही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। जो प्लांट्स जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल। ये जो क्रॉसिंग है ये अलग अलग वैरायटियों के बीच में हो सकती है, ठीक है। सपोज़ एक पंजाब का गेहूँ होगा, एक
एक गुजरात का गेहूँ होगा, दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा दी गई, दोनों के एक खेत में लगा दिया गया, तो वहाँ पर जो गेहूँ पैदा होंगे, बाकी के जो बीज होंगे गेहूँ के, वो ऐसे होंगे कि उनमें पंजाब वाले गेहूँ की भी खूबी होगी और गुजरात वाले गेहूँ की भी खूबी होगी। मतलब ओवरऑल उस गेहूँ में सारी खूबियाँ आ जाएंगी। ओके, तो अलग अलग वैरायटी यानी इंटर वैराइटल क्रॉसिंग कराई जाती है, इंटर स्पेसिफिक यानी अलग अलग स्पीशीज़ की कराई जाती है। एक स्पीशी पंजाब की हो गई, एक स्पीशी गुजरात की हो गई, दोनों को एक खेत में लगा दिया गया। ओके, इंटर जेनेरिक, अलग अलग जनरा से होने चाहिए। ठीक है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाई इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। दूसरा वे क्या है, दूसरा तरीका क्या है क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने का? एक जीन को इंट्रोड्यूस कर दो। जीन मतलब क्या होता है? जीन होता है कि जैसे आपके शरीर में आपकी हाइट है, वो आपकी हाइट किस वजह से है? एक आपके सेल के अंदर एक जीन होगा हाइट वाला, उसकी वजह से। ठीक है, आपके सारे सेल्स के अंदर जो हाइट वाला जीन होगा उसकी वजह से। ठीक है, आपके बाल अगर काले हैं, ब्राउन नहीं है, तो वो भी ब्राउन कलर वाला जीन होगा या ब्लैक कलर वाला आपके बॉडी के सेल्स में जीन होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जीन हमारे शरीर के सेल्स में कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम के, डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे शरीर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे हमारी बालों का कलर, बालों का शेप, हमारी हाइट, ओके, हमारे शरीर का कलर। तो ये सारे कलर किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं। और जीन कहाँ रहते हैं? हमारे बॉडी के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके एक पार्ट को बोलते हैं जीन। ओके, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इससे क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पैदा होंगे। फॉर न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, नई वैरायटी के क्रॉप्स को एक्सेप्ट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स। जो वैरायटी है वो हाई यील्ड पैदा करे अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, जो अलग अलग एरियाज़ में पाए जाती हैं। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स। फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, एक पर्टिकुलर वैरायटी के अच्छी क्वालिटी सीड्स फार्मर्स को प्रोड्यूस करने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, ऐसी वैरायटी के सीड प्रोवाइड करने चाहिए जो अच्छी पैदावार करें। दैट इज़ द सीड शुड बी ऑल बी ऑफ सेम वैरायटी। सारे सीड्स जो हैं वो एक ही वैरायटी के होने चाहिए और सेम कंडीशन में ग्रो करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सीड्स को ज़्यादा पानी लग रहा है, कुछ सीड्स को कम पानी लग रहा है, कुछ सीड्स को ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ सीड्स को कम हीट की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ सीड्स को ठंडी चाहिए, कुछ सीड्स को बरसात चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक ही वैरायटी, एक ही तरह की कंडीशन वाले सीड होने चाहिए। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस and crop yields are related to weather, soil quality and availability of water। अब सीड्स की ग्रोथ जो है या क्रॉप की, फसल की जो ग्रोथ है, जो खेत में फसल लगाई जाती है उसकी ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंड करती है वहाँ के वेदर पे। वेदर मतलब वहाँ सुबह कितने बजे होती है, दिन कितने घंटे का होता है, बारिश कितनी होती है, गर्मी कितनी पड़ती है, ठंडी कितनी पड़ती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वेदर। ओके, तो वेदर पर डिपेंड करती है। ओके, सॉइल क्वालिटी पर डिपेंड करती है, कैसी मिट्टी होती है वहाँ पर। ओके, लेटराइट सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, कैसी सॉइल होती है वहाँ पर, रेड सॉइल होती है। ओके, तो सॉइल की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा, पानी कितना अवेलेबल है। जितना अच्छा पानी होगा, जितना ईजिली पानी अवेलेबल होगा, उतनी ही अच्छी पैदावार होगी फसल की। ठीक है, सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्राउट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल। वेदर की जो कंडीशंस हैं, जैसे ड्राउट हो गया और फ्लड सिचुएशंस हो गई, ये सारी अनप्रिडिक्टेबल हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वैराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूज़फुल। जो वैराइटीज़ हैं वो अलग अलग डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो वैराइटीज़ हैं, ओके, वो यूज़फुल होती हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? यूज़फुल होती हैं वो वैराइटीज़। ओके,
सिमिलरली varieties tolerant to high soil salinity have been developed. ऐसी वैरायटी भी डेवलप कर ली गई है जिसकी सॉइल सैलिनिटी, अगर सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा है तो भी वो वैरायटी ग्रो कर जाएगी, ऐसी वैरायटीज़ भी ढूंढ ली गई हैं, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन, कुछ फैक्टर्स जिसमें वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या किया जाता है वो हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिससे जिससे क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, फसल की वैरायटी को, फसल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। वो है हायर ईल्ड। हायर ईल्ड का मतलब होता है ज़्यादा पैदावार। ज़्यादा पैदावार कैसे की जा सकती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, ठीक है। पहले आप 1 एकड़ में अगर 500 सीड्स डाल रहे थे तो 1 एकड़ में अब 1000 सीड्स डालने हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर। दूसरा, क्वालिटी इम्प्रूव करके सीड की क्वालिटी बढ़ा दें, ठीक है। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। एक फसल से दूसरी फसल पे क्वालिटी जो है क्रॉप्स की वो बढ़ती है। बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट। वीट में बेकिंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कैसा पका है वो, ओके। प्रोटीन क्वालिटी दालों में इंपॉर्टेंट होती है। ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स में इंपॉर्टेंट होती है। और प्रिजर्विंग क्वालिटी फ्रूट्स में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कितने दिन तक उनको रखा जा सकता है, कितने दिन तक वो ख़राब नहीं होंगे, वो वेजिटेबल की क्वालिटी कहलाती है, ठीक है। गेहूं की क्वालिटी क्या कहलाती है? बेकिंग क्वालिटी। दालों की क्वालिटी कहलाती है प्रोटीन क्वालिटी। ऑयल सीड्स की क्वालिटी कहलाती है क्या? प्रिजर्विंग क्वालिटी, ठीक है, ऑयल क्वालिटी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रिजर्विंग क्वालिटी, कितने दिन तक उनको रखा जा सकता है। दूसरा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एनिमल्स और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह के लिए रेजिस्टेंट हैं क्रॉप्स या नहीं हैं। जो कीड़े लग जाते हैं तो वो कीड़े पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो क्रॉप्स में अगर प्रॉपर फर्टिलाइज़र छिड़के हुए होंगे, ओके, पेस्टिसाइड छिड़के हुए होंगे, तो उन क्रॉप्स में कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? ज़्यादा तूफान आ गया, बारिश हो गई, बर्फ़ गिर गई, तो इन सारी चीज़ों से भी, ज़्यादा गर्मी हो गई, क्रॉप्स रेजिस्टेंट रहें, क्रॉप्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, क्रॉप को प्रोडक्शन में कमी आ सकती है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण। बायोटिक स्ट्रेसेस मतलब ऐसी फसल हम ना लगाएं, ऐसे बीज ना लेके आएँ जिनसे निकलने वाले प्लांट्स में जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, कीड़े लग जाते हैं, ओके, या फंगस लग जाती है, ठीक है। या फिर जो सूख जाते हैं जल्दी, ओके, या सॉइल की सैलिनिटीज़ को झेल नहीं पाते हैं, या वाटर की कमी को जल्दी झेल नहीं पाते हैं, हीट को, कोल्ड को, फ्रॉस्ट को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स हम नहीं लगाएं या ऐसी वैरायटी हम नहीं लगाएं, ओके। वैराइटीज़ रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अब ऐसी वैरायटी लेके आए जिन वैरायटी में इन चीज़ों का इफ़ेक्ट कम पड़ता है। तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी हमको लेकर आनी चाहिए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब फसल की जो पकने की क्षमता होती है, जैसे गेहूं को पकने में 4-5 महीने लगते हैं। गेहूं अगर हमने ठंड में लगाया है तो वो मार्च अप्रैल तक, मई तक पक पाता है, ओके, फिर उसकी कटाई की जाती। तो जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है अगर वो कम होता है, अगर 2-3 महीने में ही, 2 महीने में ही, अगर जो फसल 6 महीने में पक रही है वो अगर 2 महीने में ही पक कर तैयार हो जाए, तो आप खुद सोचिए साल में किसान कितने बार फसल लगा सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ओके। अगर 6 महीने ले रही है कोई फसल तो आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ अधिक से अधिक 2 बार वो साल में फसल लगा सकता है। लेकिन अगर वही फसल 2 महीने में हो जाए तो वो 3 से 4 बार उस फसल को लगा सकता है, ओके। तो द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम ग्रोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज़ द वैरायटी। जितना कम ड्यूरेशन होगा क्रॉप का हार्वेस्ट करने का, यानी जितने कम दिन में फसल तैयार हो जाएगी उतनी ही अच्छी क्रॉप की वैरायटी होगी।
सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर जल्दी जल्दी क्रॉप पकने लग जाएंगे, कम ड्यूरेशन होगा फसल लगाने का, तो एक साल में हम कई बार, जो फार्मर्स हैं, कई बार फसल लगा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कम ड्यूरेशन होता है, वो क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकता है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मतलब एक साथ सारी फसल पके। ऐसा नहीं है कि आधी फसल पहले पक गई फिर आधी फसल बाद में पक रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ सारी की सारी फसल पके, उसको यूनिफॉर्म मैच्योरिटी बोलते हैं। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी से जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, जिससे हार्वेस्टिंग यानी कटाई में जो लॉस होता है वो कम हो जाए, ओके। वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट कर पाना, ओके। डेवलपिंग वैरायटीज़ फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ऐसी वैरायटी डेवलप करना जिनकी अडेप्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो आसानी से अडेप्ट कर जाते हैं मौसम को, कंडीशन को, सिचुएशन को, ठीक है। डेवलपिंग वैरायटीज़ फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। ऐसी वैरायटी डेवलप करना जो जिनको अडेप्ट, जो ऐसी वैरायटी डेवलप करना, ऐसी वैरायटी खेतों में लगाना क्रॉप्स की जिनकी अडेप्टिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो आसानी से अडेप्ट कर सकती हैं, ठीक है, जिनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है। उससे क्या होगा? विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग मौसम की कंडीशन में भी, अलग अलग मौसम की कंडीशन में भी फसल जो है वो अच्छी उगेगी, ओके। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। एक वैरायटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाई जा सकती है, अलग अलग एरिया में, ठीक है। अगला है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिज़ायरेबल मतलब क्या होता है? जैसे आप एक डिज़ायर्ड कैंडिडेट हैं पढ़ाई के लिए, मतलब आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, तो ऐसे एग्रोनॉमिक, ऐसे फसलों को पैदा करने वाले तरीके, ऐसे डिज़ायर्ड तरीके या डिज़ायरेबल तरीके जिससे फसल जो है अच्छी उगे, ओके। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। टॉलनेस मतलब ऊंचाई और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग, ये डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं फॉडर क्रॉप्स के। फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या होते हैं? जो जैसे ओट्स हो गए, ओके, शुगर केन हो गया, तो ये सीरियल्स हो गए, ओके। तो ये जो है फॉडर क्रॉप्स के लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं क्या? टॉलनेस, ओके। डॉर्फनेस इज डिज़ायर्ड इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाई दीज क्रॉप्स। जो डॉर्फनेस है यानी जो बौनापन है वो सीरियल्स में होता है, जिससे कम से कम न्यूट्रिएंट इन क्रॉप्स को कंज्यूम करें। ये क्रॉप्स जो हैं वो कम से कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करें। खेत में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो कम से कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करें। दस डेवलपिंग वैरायटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। Thus, developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity. अगर अच्छे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स वाले सीड हम ले आएंगे तो हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। तो क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को एक साथ, अलग अलग वैरायटी के सीड्स को एक साथ एक ही खेत में लगा दिया जाए, उनसे पैदा होने वाले जो दोबारा सीड्स मिलेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। अगर कोई कमी है हमारे यहाँ के खेतों में तो उन खेतों की मिट्टी को हम अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच बनाएं, ठीक है, और उनमें डालने वाले जो सीड्स होंगे, अगर वो मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, उनमें हम न्यूट्रिएंट डाल देंगे, उनमें हम ऐसी चीज़ें डाल देंगे जिससे वो क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो उस पर, उन खेतों पर लगाई जाने वाली फसल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, ओके। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या था? एक ही खेत में
अलग अलग वैरायटी के सीड डाल दें। जैसे एक सीड हम गेहूं का लेके आए पंजाब से, दूसरा लेके आए गुजरात से, तो इन दोनों को डाल दें। तो गुजरात और पंजाब के गेहूं की जो खास बात होगी वो इन दोनों के मिक्स होकर निकलने वाले सीड्स से वो खास बात दोनों में आ जाएगी। ओके, और दोनों की खास बात एक ही सीड में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर सपोज़ आपकी मम्मी की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, आपकी मम्मी का माइंड बहुत अच्छा है, ओके, और आपके पापा मेहनती हैं, तो आप जो हैं आपके अंदर दोनों कैरेक्टर होंगे, आप मेहनती भी होंगे और आपका माइंड जो है वो भी शार्प होगा। तो इसी तरह से अगर हमें किसी क्रॉप की वैरायटी को, किसी फसल को, किसी प्लांट को अच्छा बनाना है तो उसे किसी दूसरे अच्छे प्लांट के साथ हम क्या कर दें, ब्रीडिंग करवा दें या हाइब्रिडाइजेशन करवा दें। ओके, फिर हमने ये देखा कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें से हायर ईल्ड को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना, दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तीसरा वो जो सीड हैं वो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होने चाहिए। बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो आसानी से उन फसल को ख़राब ना कर पाएँ। दूसरा, गर्मी, ठंडी, बरसात, उन चीज़ों को आसानी से झेल जाएं वो क्रॉप्स, ओके, जो हमने ग्रो किए हैं। अगला है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वो फसल जल्दी से पक जानी चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगाए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, बहुत लंबी रेंज में वो अडेप्ट कर सके इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशंस को। ठीक है, वो आसानी से एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर सके, बाहर जो भी ठंड गर्मी जो भी है उसको आसानी से झेल सके। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होने के चाहिए उन क्रॉप्स में जो ज़रूरी हैं, ठीक है, पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछते रहिए, बार बार चैप्टर को रीड करते रहिए। सिर्फ यही तरीका है जिससे आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि मैं चीटिंग करके पास हो जाऊँ, दूसरे तरीके से पास हो जाऊँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। घर पे ध्यान रखिए अपना, ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।